तो आइए प्रश्नावली 1.1 में सही जोड़ी बनाइए दिया गया है, इसमें सही जोड़ी बनाते हैं। आप बुक को पढ़ लीजिए, बुक को पढ़ने से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किसका उत्तर क्या क्या है। मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, जैसे कि भारतीय कृष्ण तीर्थ के द्वारा लिखी गई जो बुक है वह है वैदिक गणित। उसके बाद वराहमिहिर ने क्या लिखा है, पंच सिद्धांत। ब्रह्मगुप्त ने लिखा है ब्रह्म स्फुट सिद्धांत, नाम से ही क्लियर है। भास्कराचार्य ने लिखा है सिद्धांत शिरोमणि। और उसके बाद आर्यभट्ट, तो आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय लिखा है। ठीक है, तो ये भी नाम से क्लियर है और आर्यभट्ट के नाम पर ही हमारे उपग्रह का नाम था आपका। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 2 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है आकाश तथा शून्य के लिए डैश 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 शब्द का प्रयोग होता था। तो किसका प्रयोग होता था, खम का प्रयोग होता था। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है तल लक्षणा शब्द खाली स्थान संख्या हेतु प्रयोग होता था। तो इसका आपका आंसर क्या आ जाएगा, 10 की घात 53। उसके बाद तीसरा नंबर देखिए, वर्णांक पद्धति का प्रयोग खाली स्थान गणितज्ञ ने खाली स्थान अपने ग्रंथ में किया है। तो वर्णांक पद्धति का प्रयोग किसने किया है, आर्यभट्ट ने किया है। ठीक है, किसमें किया है, आर्यभट्टीय नामक उनकी जो बुक थी उसमें किया है। उसके बाद देखिए अगला चौथा, खाली स्थान को ही अभिव्यक्त गणित कहा जाता था। किसको कहा जाता था, बीज गणित को। फिर पांचवा क्वेश्चन है आपका वैदिक गणित में खाली स्थान सूत्र हैं, कितने सूत्र हैं, एक बार बुक को जरूर पढ़िए आप। ठीक है, तो कितने सूत्र हैं, 16 सूत्र हैं। आधुनिक संख्या प्रणाली की विशेषता क्या है, ऐसा हमको प्रश्न किया गया है। तो आधुनिक जो संख्या जो प्रणाली है या पद्धति है, इसकी हम विशेषता बोलेंगे तो स्थानीय मान है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये स्थानीय मान क्या होता है। तो स्थानीय मान को समझते हैं। अब जैसे कि मैं यहाँ पर अगर मैं आपको कहूँ एग्ज़ाम्पल के लिए, कोई भी यहाँ पर हम एक संख्या ले लेते हैं, जैसे कि 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर प्रश्न अगर ये पूछा जाए कि 4 का स्थानीय मान बताइए। ठीक है, प्रश्न क्या बोला मैं, 4 का स्थानीय मान, 4 का स्थानीय मान। तो 4 का स्थानीय मान कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, आपका ये जो पहला वाला जो अंक रहता है, ये क्या अंक है आपका, इकाई का अंक है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका इकाई। उसके बाद क्या आता है, दहाई। दहाई के बाद क्या आता है, सैकड़ा। ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, और ये क्या हो जाएगा आपका 10,000। तो इकाई का जो भी अंक रहेगा इससे हम किससे गुणा करते हैं, 1 से गुणा करते हैं, और दहाई के अंक को हम करेंगे 10 से गुणा। सैकड़े के स्थान का जो भी अंक रहेगा, सैकड़ा यानी क्या होता है, 100 होता है। उसके बाद हजार बोला गया है, तो यहाँ पर आपका 3 है, 3 को हम करेंगे आपका 1000 से गुणा, और उसके बाद आपका 10,000। तो 10,000 में क्या हो जाएगा आपका, ये आपका 10,000। ठीक है, तो यहाँ पर सबको गुणा करेंगे तो क्या क्या मान आने वाला है, इसका आ जाएगा आपका 6 से गुणा करेंगे तो 6 से एक बार, 5 को 10 से गुणा करेंगे तो 5 शून्य 0, 5 से 5 एकम 5, 4 से 2 शून्य और 4 से 4 एकम 4, 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3,000। ये कितना हो जाएगा आपका, 10,000 को 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 20,000। लेकिन ये सभी को हमको निकालने की आवश्यकता नहीं है, हमको प्रश्न पूछा गया है 4 का स्थानीय मान क्या है। तो 4 का स्थानीय मान क्या आ रहा है, 400। तो ये हो जाएगा मेरा आंसर। तो 4 का स्थानीय मान क्या हो गया, 400 हो गया। इसको डायरेक्ट भी हम बता सकते थे कि इकाई दहाई सैकड़ा। ठीक है, तो ये 3 अंक के बात है, तो क्या करेंगे इसको आपका सैकड़े वाले में यहाँ पर 100 से गुणा करते हैं, तो हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा। इसी प्रकार यदि मैं आपको एक और अंक देता हूँ यहाँ पर, जैसे कि 5 3 4, यहाँ पर आपको पूछा जाएगा कि 5 का स्थानीय मान क्या है। तो डायरेक्ट बता सकते हैं आपका 5 का स्थानीय मान क्या है आपका, ये 5 हो गया। अब इसके बाद जितने भी अंक दिखाई दे रहे हैं इसको आप शून्य में आप क्या कर दें, परिवर्तित कर दें। तो 5 का स्थानीय मान यहाँ पर हुआ 500। ठीक है, तो स्थानीय मान आपको शून्य के आविष्कार पर प्रकाश डालिए। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है।
शून्य का आविष्कार वैदिक ऋषि गुत्समद ने किया था, ऐसा वेदों में उल्लेख है। शून्य की संकल्पना का श्रेय महान संस्कृत व्याकरणाचार्य जो पाणिनि तथा पिंगल को दिया जाता है। जो ज्योतिष आदि है ग्रंथों में खम को शून्य के अर्थ में जो है प्रयोग किया गया है। खम के बारे में मैंने पहले ही बताया है। प्रश्न क्रमांक 5 है, वर्णांक पद्धति का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो इसका उत्तर देखते हैं। यहाँ पर तो ये पहला जो आपका प्रश्नावली 1.1 है पूरा जो है थ्योरेटिकल है, उत्तर लिखने वाला ही है। आगे आने वाले प्रश्नवाली में मैं जो समझाने वाली चीज़ें हैं वहाँ पर भी पूरा बोर्ड के माध्यम से समझाऊंगा, आप धैर्य के साथ पढ़ते रहिए, ठीक है। तो उत्तर है इसका, वर्णांक पद्धति के अनुसार वर्णमाला के अक्षरों को आर्यभट्ट ने निम्नलिखित मान प्रदान किए थे। जैसे कि यहाँ पर देखते हैं, वर्ण है क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, इस टाइप से जो भी हमारे वर्णमाला में अक्षर आते हैं इसको अंक के रूप में 1 2 3 4 5 6 और ऐसे आपका कंटिन्यू चलते जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही करते करते आप देख लीजिए, यहाँ पर हमारा पूरा दिया हुआ है। वैसे ही अ, ई, उ, री है, इसको भी 10 की घात 0, 10 की घात 2, 10 की घात 4, 10 की घात 6, ऐसे करते करते जो है दिया गया है, ठीक है। यह पद्धति बड़ी बड़ी संख्याओं को लिखने के लिए वर्णमाला के अक्षरों का उपयोग कर लिखने की सर्वथा मौलिक विधि है। यह प्रणाली प्रचलित नहीं है, किंतु ग्रंथों के अध्ययन हेतु इसकी जानकारी उपयोगी है, क्योंकि पहले तो यही सब चीज़ें चलती थी, ठीक। अगला देखते हैं, बोधायन प्रमेय। तो ये नाम कैसे पड़ा है? भारत में एक वैदिक गणितज्ञ थे बोधायन ऋषि, इन्हीं के नाम पर यह प्रमेय का नाम बोधायन प्रमेय रखा गया है। किंतु अभी वर्तमान में यह पाइथागोरस प्रमेय के नाम से प्रचलित हैं। पाइथागोरस भी एक क्या हैं? गणितज्ञ हैं, लेकिन इनका जन्म बोधायन ऋषि के बाद में हुआ है। तो सबसे पहले श्रेय जो है भारत के गणितज्ञ बोधायन ऋषि को ही दिया जाएगा। तो इसमें देखते हैं कि क्या कहता है यह प्रमेय। बोधायन प्रमेय का आशय है कि एक आयत के विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल आयत की दोनों भुजाओं पर बने वर्गों में क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है, ठीक है। ये चीज़ इसने कहा है। इसको और हम कैसे कह सकते हैं? हम जानते हैं कि आयत का विकर्ण आयत को दो समकोण त्रिभुजों में विभाजित करता है तथा समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों में योग के बराबर होता है। चलिए इसको अब समझते हैं कि क्या है ये एक्चुअल में। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं आपको अगर समझाना चाहूँ तो ये एक आयत बना लूँगा। तो आयत में क्या होता है? लंबाई होता है और एक क्या होता है? चौड़ाई होता है। तो ये लंबाई हो गया, ये भी लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया और चौड़ाई हो गया, ठीक है। दो लंबाई और दो चौड़ाई होता है किसमें? आयत में। अब इसके बाद क्या बोला गया है? आयत का विकर्ण। तो आयत का विकर्ण कौन सा हो जाएगा? इस कोने को इस कोने से अगर हम मिला देते हैं तो आयत का क्या हो जाएगा? ये विकर्ण हो जाएगा। अब आप क्या देख रहे हैं? आयत का जो विकर्ण है, इस आयत को दो समकोण त्रिभुज में विभाजित कर रहे हैं। देखिए समकोण त्रिभुज कौन कौन सा? अगर इसको मैं ए और इसको बी, इसको सी और डी नाम दूं तो क्या हो जाएगा? ए, बी और डी। तो ए, बी, डी, ये देखिए इसको मैं अलग से बना देता हूँ। ए और आपका यहाँ पर ए में क्या बना है? समकोण बना हुआ है। ए को यहाँ पर नहीं रखेंगे हम, बी को लिख लेते हैं पहले, और ये ए और ये डी। ऐसे क्यों लिखा हूँ? क्योंकि यहाँ पर देखिए समकोण त्रिभुज 90 अंश का बन रहा है। समकोण त्रिभुज कैसे होता है? ये 90 अंश का होता है। अब ये हो जाएगा यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज में। अगला समकोण त्रिभुज में आप बता सकते हैं कि कहाँ पर 90 अंश बन रहा है? ये सी पे 90 अंश बन रहा है। तो ये भी एक आपका समकोण त्रिभुज हो गया। ये देखिए अब सी पे बन रहा है तो सी को यहाँ पर लिख लिया, इसको यहाँ पर बी को लिख लिया, इसको आप इधर आगे पीछे लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या समझे आप? आयत का विकर्ण आयत को दो समकोण त्रिभुज में विभाजित करता है, ठीक है। अब देखते हैं, जैसे कि बोधायन प्रमेय हमारा क्या कहता है? आयत। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा? एक ही जो हमने समकोण त्रिभुज बनाया था उस समकोण त्रिभुज को मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। तो ये हो जाएगा आपका समकोण त्रिभुज, एक ही को लेता हूँ मैं। और यहाँ पर क्या बोला गया है? विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल। तो विकर्ण, ये आपका विकर्ण यानी क्या हो जाएगा? एक भुजा। अब इस भुजा पर यदि मेरे को वर्ग बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? जितना इधर आपका लंबाई है उतना लंबाई इधर, उतना लंबाई इधर, उतना लंबाई क्या करना पड़ेगा मेरे को? इस साइड लेना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका एक, मैं वर्ग बना देता हूँ। तो
तो चलिए इस भुजा पर एक मैं क्या बना दिया, वर्ग बना दिया, ये बना दिया वर्ग। तो इसका जो क्षेत्रफल रहेगा ये भी पूरा ऐसे शामिल है। इसका क्षेत्रफल जो है अन्य दो भुजाओं, कौन सा अन्य दो भुजा, एक भुजा ये और दूसरा भुजा ये, तो इस भुजा पर अगर मैं बनाऊं तो ये लंबाई है। आपको पता है वर्ग में क्या होता है, वर्ग की चारों भुजाएं, जो वर्ग होती है ये जैसे कि वर्ग है, वर्ग की चारों भुजाएं, माना ये आपका पहली भुजा ए है, तो ये भुजा भी क्या हो जाएगी आपका ए, ये भी ए और ये भी ए। तो आपको पता चल गया वर्ग की क्या होती है, सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी अगर मेरे को वर्ग बनाना रहेगा तो इतने ही लंबाई का मैं इधर खींच लेता हूँ, इधर खींच लिया और इधर खींच लिया। अब ये आधार की जितनी लंबाई रहेगी उतनी ही लंबाई नीचे खींच लूँगा और ये आपका इधर भी मैं खींच लूँगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब देखिए अगर मैं इसको नाम देता हूँ ए, इस भुजा को समकोण त्रिभुज की बात कर रहा हूँ मैं, ये हो जाएगा बी, और विकर्ण को यदि मैं कहता हूँ सी। तो यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है, वास्तव में विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल, तो कोई भी वर्ग रहेगा तो वर्ग का क्षेत्रफल आपको पता होगा। वर्ग का क्षेत्रफल यदि आप पढ़े होंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। अब लंबाई कितना है, ए है, और चौड़ाई भी कितना है, ए है, तो ए को ए से यदि हम गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए का वर्ग, यही आएगा ना। तो इसको मैं यहाँ पर आप लिख दूँ तो क्या हो जाएगा आपका, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ए का वर्ग। वैसे इस वर्ग की अगर मैं बात करूं तो लंबाई क्या हो जाएगा, वहाँ पर b हो जाएगा, चौड़ाई b हो जाएगा। तो b को b से जब हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाने वाला है, b की घात 2। तो इसका क्षेत्रफल मतलब समझ रहे हैं, ये पूरा एरिया को हम कहते हैं इसको क्षेत्रफल, ये पूरा इसका कहूँगा तो ये हो जाएगा। वैसे ही इसमें क्या हो जाएगा, c और c, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा c की घात 2। ठीक है, अब यहाँ पर इसको अच्छे से समझाने के लिए एक चीज़ हम यहाँ पर कर सकते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए आपको मैं समझाने के लिए इसका क्षेत्रफल कैसे निकालूंगा। अगर मैं इसको 3 भागों में डिवाइड कर लेता हूँ तो 3 भाग में बांटने के लिए यदि मैं 2 लाइनें ऐसे खींच देता हूँ तो 3 भाग में बढ़ गया, 1 2 3। वैसे ही मैं इधर से अगर 2 लाइन खींच दूँ, 1 और 2, तो इस प्रकार इसका क्षेत्रफल कितना हो गया आपका, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वर्गों के बराबर हो गया आपका। ठीक है, वैसे ही इसको अगर मैं ये 3 किया हूँ तो इसको 4 भागों में बांटता हूँ तो 1 2, और ये 3 लाइन खींच रहा हूँ लेकिन है 1 2 3 4 भागों में बट रहा है। वैसे ही मैं क्या कर लूँगा, इधर 1 2 और ये 3, तो 1 2 3 और 4 भागों में ये बढ़ गया। वैसे ही इसको मैं अगर 5 भागों में बांटना रहेगा तो कितना लाइन खींचना पड़ेगा मेरे को, 4 लाइन, 1 2 3 और ये हो जाएगा 4, 1 2 3 और ये हो जाएगा आपका 4। ठीक है, अब चलिए काउंट करना चालू करते हैं कितना वर्ग है, क्योंकि इन दोनों का जो भी वर्ग का क्षेत्रफल रहेगा इसको जोड़ेंगे तो किसके बराबर आना चाहिए, इस वाले विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर आना चाहिए। तो काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें कितना है आपका, 9 वर्ग है। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है। ठीक है, तो अब कितने वर्ग होंगे, 9 और 16 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा, 25 वर्ग आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर भी यदि 25 वर्ग होगा तो दोनों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बराबर। अब एक एक को यहाँ पर गिनने की आवश्यकता नहीं है। देखिए इधर कितना है, 1 2 3 4 5, इधर कितना है 5, और आपको पता है 1 2 3 4 5 है, तो दोनों साइड अगर 5 और 5 है तो गुणा कर लीजिए, 5 पंचे 25, तो इधर भी 25 आ रहा है और इसका भी क्षेत्रफल कितना आ रहा है, तो 25। तो यहाँ पर बोधायन प्रमेय क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। या फिर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल कितना निकाले थे, अभी c का वर्ग निकाले थे, तो ये मैं लिख दिया मैं c की घात 2। ये किसके बराबर होता है, अन्य दो भुजाओं पर बने, तो एक भुजा है आपका a, तो इसका हो जाएगा a की घात 2, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, b की घात 2। तो विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल अन्य दो भुजाओं पर बने वर्ग के क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है, और यही हमें पाइथागोरस प्रमेय भी
कहता है। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय में हम ऐसे करके पढ़ते हैं, एक आपका समकोण त्रिभुज रहता है, जैसे कि वहाँ पर है समकोण त्रिभुज है तो ये 90 अंश का हो जाएगा। सबसे बड़ी भुजा को हम कहते हैं कर्ण कहते हैं, जो ऐसे लंबवत रहती है उसे सामान्यतः हम क्या कह देते हैं, लंब कह देते हैं, और इसे हम क्या कह देते हैं, आधार कहते हैं। ठीक है, वैसे तो आप आधार को इधर भी लिख सकते हैं, लंब को यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका ये धन करके है, इसको इधर लिखें चाहे इसको इधर लिखें, आपका जो भी मान आने वाला है सही सेम आने वाला है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, बोधायन प्रमेय या फिर पाइथागोरस प्रमेय, दोनों ही क्या है, एक ही है, लेकिन वर्तमान में आधुनिक समय में पाइथागोरस प्रमेय के नाम से प्रचलित है। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, पाई के मान के संबंध में आर्यभट्ट के योगदान को लिखिए। तो इसका उत्तर है, आर्यभट्ट ने परिधि और व्यास के अनुपात अर्थात पाई का लगभग मान निकाला था, जो आज तक दशमलव के 4 स्थान तक सही है। 100 में 4 जोड़कर उसे 8 से गुणा करें और 62,000 जोड़ें। यह योगफल 20,000 व्यास के वृत्त की परिधि 62,832 होगी। अर्थात पाई बराबर क्या होता है, परिधि बटे व्यास, और परिधि का मान रख देते हैं 62,832 और व्यास का मान 20,000। तो इस प्रकार इन्होंने आर्यभट्ट ने पाई का मान निकाला था 3.1416। इसके बारे में प्रश्न क्रमांक 8 है, वैदिक गणित के रचयिता का नाम लिखिए एवं ग्रंथ का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो इसका उत्तर है, वैदिक गणित ग्रंथ के रचयिता महान गणितज्ञ एवं दार्शनिक जगत गुरु भारती कृष्ण तीर्थ हैं। इसके बारे में सही जोड़ी में भी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में देख चुका है। इसमें 16 सरल गणितीय सूत्र एवं 13 उप सूत्र या उप प्रमेय का वर्णन किया गया है। इस ग्रंथ में 40